जय हिंद। एसएस क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग दशम के जो त्रिकोणमिति का जो अध्याय है उसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। जिस प्रकार आप सभी देखते होंगे कि वर्ग दशम के विद्यार्थियों के बीच त्रिकोणमिति को लेकर ऐसा डर पैदा किया जाता है कि विद्यार्थी उस चैप्टर को पढ़ने से पीछे हट जाते हैं। तो आज से एसएस क्लासेस आपके साथ जुड़ चुका है। आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में इतना ही आसान लगेगा और इतना ही मज़ा आएगा कि आज आप इस सब लोग आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा और आप लोग बड़ी इंटरेस्टिंग रूप से इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग दशम के त्रिकोणमिति अध्याय। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का हम लोग नाम लिखे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, तो इस शब्द को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति से आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोणों का मापन। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोणों का मापन। उसी तरह से अगर हम लोग अंग्रेजी में देखें ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब भी तीन होता है और गोनो का मतलब होता है साइड, गोन का मतलब साइड होता है और मेट्री का मतलब मापन, यानी कि तीन भुजाओं का मापन। तो सीधा सा बात है कि अगर तीन कोण का माप कर रहे हैं और तीन भुजाओं का माप कर रहे हैं तो ये तीन कोण और तीन भुजा त्रिभुज में होता है। किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो सिर्फ त्रिभुज के ही इर्द गिर्द घूमेगा, त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमेगा। तो प्रश्नावली जो वर्ग दशम में जो चैप्टर जो प्रश्नावली है, अध्याय प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 तक, 8.1 से लेकर 8.4 तक त्रिकोणमिति के सवाल हैं वर्ग दशम में। तो उन सारे चैप्टर को हम लोग बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर में देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति के चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 8.1 में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर 8.1 में है त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे क्या होता है कि एग्जाम में बड़ा प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न इनसे बनता है। प्रश्नावली जो 8.1 के बाद 8.2 है, इससे ये जो चैप्टर है इसमें आता है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3 में है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और प्रश्नावली 8.4 में है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये हमारा 4 अध्याय है जो वर्ग दशम में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो प्रश्नावली 8.1 है इससे एग्ज़ाम में बड़ा प्रश्न बनता है। और प्रश्नावली 8.4 जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इससे भी बड़ा प्रश्न बनता है। देखिए त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कहने का मतलब है यदि आप 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं यानी कि आप साइंस या मैथ लेकर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है,
इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और त्रिकोणमिति के बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली क्या है कि 8.1 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 8.1 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो 8.1 में जो है कुछ त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल है उस सवाल को हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा चैप्टर का सीक्वेंस था, इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे और हम इसको स्किप करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग देख लिए कि जो भी त्रिकोणमिति का जो भी सवाल है वो सवाल जो है हमारे त्रिभुज के आसपास ही घूमेगा। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमिति में काम आता है, हमने क्या किया है, एक थोड़ा हम लोग इधर बनाते हैं ताकि स्पेस भी बच जाए। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और जैसे ही समकोण त्रिभुज का बात आता है तो समकोण त्रिभुज जो है बिना पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको सवाल को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो अगर समकोण त्रिभुज आ गया तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और इस त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं, नामांकन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है कोण ए है, ये बी है और ये कोण सी है। तो समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। कहने का मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना समकोण त्रिभुज की बात ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो हम लोग h का भी स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम लोग लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, p का स्क्वायर, और आधार को बेस बोलते हैं यानी कि b का स्क्वायर। अब हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण, लंब और आधार की ज़रूरत हमें पड़ता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है कि जो 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको h से डिनोट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब बात है कि लंब हम लोग किसे कहेंगे। तो लंब हम लोग किसे कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, कहने का मतलब है हम लोग जिस कोण के बारे में बात करेंगे, जिस कोण के बारे में बात करेंगे, जिस कोण के बारे में बात करेंगे, कहने का मतलब है अगर हम लोग कोण सी के बारे में बात करें, कोण सी के बारे में बात करें, तो कोण सी के जो सामने वाली भुजा होता है, कोण सी के सामने वाली भुजा होता है, उसको हम लोग लंब बोलते हैं यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। हमें कर्ण पता चल गया, हमें लंब पता चल गया, और जो साइड बच गया उसे हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। आधार मतलब बेस। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली
90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब किसको कहेंगे? तो जिस कोण के बात हो रही है, कहने का मतलब है जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा। तो लिखते हैं जिस कोण की बात चल रही है, जिस कोण की बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा। और जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है? आधार होता है। अगर हम लोग कोण सी की बात करें, उसी तरह से अगर हम लोग एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं और उसमें हम लोग नाम दे दिए ए बी सी, कोण बी हो गया 90 डिग्री। तो कोण बी के जो सामने वाली साइड होता है, कोण बी के जो सामने वाली भुजा होता है, जैसे ये वाला भुजा हो गया, तो इसका नाम हो जाता है कर्ण। अच्छा, कोण सी की बात कर रहे थे हम लोग, तो कोण सी के सामने वाली भुजा था लंब। उसी तरह से अगर कोण हम लोग ए की बात करें, तो कोण ए के सामने वाला जो भुजा होता है बी सी, वो हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये जो साइड है ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। इसी तरह से हम लोगों को समझना होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, जिस कोण की बात चल रही है उसका सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बच जाता है मेरा वो आधार होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति का जो बेसिक जो मतलब कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर है तो इधर आप आधार का स्क्वायर इधर भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसमें कर्ण जो होता है वो 90 के सामने वाली भुजा होता है, लंब जिस कोण की बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। आगे क्या समझेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि दो त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? दो त्रिभुज लेते हैं। तो इधर हम लोग बनाते हैं और इधर हम लोग इसका काम करते हैं। देखिए हम लोग क्या किए कि दो त्रिभुज लिए, दो त्रिभुज लेते हैं। और त्रिभुज कैसा लेंगे? तो समकोण त्रिभुज लेंगे। और समकोण त्रिभुज में जो दो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही माप का होगा। हो सकता है त्रिभुज छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी बड़ा हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग मान लिए कि एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है। कोण ए बी सी, इस त्रिभुज के कोण को हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू आर। यहाँ देखिए ये कोण बी 90 डिग्री है, कोण क्यू भी 90 डिग्री है। अब हम लोग अपने मन से एक कोण को हम लोग थीटा के रूप में ले लेते हैं। थीटा हम लोग 30 डिग्री भी ले सकते हैं, थीटा के रूप में हम लोग 60 डिग्री भी ले सकते हैं, थीटा के रूप में हम लोग 45 डिग्री भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग मान लें कि इस जो कोण सी है इसको हम लोग 30 डिग्री मानते हैं, कोण आर को हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं तो हमें एक आश्चर्यजनक रिजल्ट प्राप्त होता है। आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों त्रिभुज से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कोण बी है और कोण क्यू है बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कोण सी बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री। ये तो दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि हम लोग एक मान लिए हैं इसको कि इतना है।
अब देखिए दो त्रिभुज में क्या हुआ कि दो कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया। और हम लोग वर्ग दशम के ही पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखिए कि त्रिभुज जो है कोण समरूपता से, क्या लिखेंगे, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात भी समान होता है, संगत भुजा का अनुपात भी समान होता है। तो देखिए कि जो दोनों त्रिभुज है इनमें अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है तो इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग इनको समान करते हैं, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर। देखिए ये कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया था, तो उसी के अनुसार संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, इसको देखना है ध्यान से। ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर। और अगर ये दोनों समान है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटे में बी सी बराबर पी क्यू बटे में क्यू आर। देखिए एक रिजल्ट हमारे ये प्राप्त हो गया, ए बी बटे बी सी। त्रिभुज में देखिए इस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है और ये हमारा आधार होता है। तो ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ये भी है लंब बटे में आधार। देखिए पी क्यू लंब और क्यू आर आधार। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो अनुपात मेरा जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, लंब अनुपात आधार प्राप्त हुआ, लंब अनुपात आधार। अगर हम लोग इस दोनों को तुलना करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, तो इसको तुलना करते हैं, बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर। इस दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए हम लोग बी सी बटे में बी सी, ये दोनों को लेते हैं, बी सी बटे क्यू आर ए सी बटे में पी आर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बटे ए सी क्यू आर बटे में पी आर। अगर इन दोनों को हम लोग देखें तो बी सी बटे ए सी, बी सी आधार और ए सी कर्ण हो जाता है। तो ये जो हमारा पूरा जो रेशियो प्राप्त होता है वो होता है आधार अनुपात ए सी कर्ण होता है। तो आधार और कर्ण का रेशियो हमें प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ए बी बटे में पी क्यू लेते हैं और बराबर करते हैं ए सी बटे में पी आर को, तो इससे मेरा रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए बी बटे में ए सी लिख सकते हैं और पी क्यू बटे में पी आर लिख सकते हैं। ये देखिए रेशियो क्या हुआ, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी, मैंने लंब और कर्ण का रेशियो
प्राप्त होता है। लंब और कर्ण का रेशियो प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग अभी देखें कि जो त्रिकोणमिति में जो दो त्रिभुज समरूप है उसमें हमें 3 रिजल्ट प्राप्त हुआ है अनुपात के रूप में। लंब और आधार का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात। ये 3 को अगर हम फिर से उल्टा करके लिखें तो हमें 6 रेशियो प्राप्त हो जाता है। कितने रेशियो प्राप्त होता है? 6 रेशियो प्राप्त होता है। 6 रेशियो प्राप्त होता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे कि एक जो त्रिभुज है उसमें 6 ही रेशियो बन सकता है। कैसे 6 रेशियो बन सकता है? तो अगर कोई भी हम लोग त्रिभुज लिए, कोई भी त्रिभुज लिए, इसका नाम दिए ABC। ये हमारा अगर इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो अगर रेशियो की बात हुआ तो लंब के साथ एक बार हम लोग कर्ण लेंगे और एक बार आधार लेंगे। आप देखिए कि 6 रेशियो ही प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा रेशियो प्राप्त नहीं होता है। तो एक बार हम लोग लंब के साथ अगर लें, लंब के साथ लें तो लंब के साथ कर्ण का रेशियो प्राप्त होगा और एक बार लंब के साथ आधार का रेशियो प्राप्त होगा। अगर हम लोग इधर लें आधार को तो आधार के साथ एक बार कर्ण का रेशियो प्राप्त होगा और आधार के साथ एक बार लंब का रेशियो प्राप्त होगा। और उसी तरह से अगर हम लोग फिर से एक बार लें किसका? कर्ण का, तो कर्ण के साथ एक बार लंब का रेशियो प्राप्त होगा और कर्ण के साथ एक बार आधार का रेशियो प्राप्त होगा। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीनों साइड का आपस में, कहने का मतलब हम लोग कितना कॉम्बिनेशन साइड का बना सकते हैं, साइड का कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो एक त्रिभुज में क्या होता है कि हम लोग तीनों साइड से 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसलिए इसका 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के लिए 6 अनुपात होता है। तो हम लोग 6 अनुपात को हम लोग विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर ये 6 अनुपात हुआ है, अगर ये 6 अनुपात हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। 6 अनुपात हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से हम लोग सूरज को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सूरज को देख रहे हैं। हम लोग सूरज को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग सूरज को देख रहे हैं तो हमारे आँख से सूरज के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग का कोण बनेगा। और कोण कहाँ बनेगा? तो हमारे आधार तल से सूरज के बीच कुछ ना कुछ क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो आधार तल यहाँ से देखिए हम लोग का ये आधार तल हो गया। एक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इस तरह से हम लोग अगर मान लिए तो सूरज से आधार तक हमारा ये लंब हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा आधार। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या सोचेंगे कि अगर हम लोग सूरज को देख रहे हैं और हमारे आधार से एक लंब के रूप में सूरज ऊपर में है तो एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बनेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें कि एक समकोण त्रिभुज बना, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल का मापन जो है, स्टडी करना, अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं समकोण त्रिभुज का, और इसी को माप के हम लोग क्या करते हैं, ABC। हम लोग इसी को एक बड़ा जो त्रिभुज बना था ब्रह्मांड में, पृथ्वी से लेकर सूरज के बीच, सूरज से लेकर धरती, धरती से लेकर जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसके बीच एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बना था। उसको अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य था। इसलिए त्रिकोणमिति में उन सवालों को हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। किसके मदद से? इन त्रिकोणमिति अनुपात के मदद से।
इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कोई भी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसका हम लोग नामांकन कर देते हैं, उसका कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। तो चलिए, ये जो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है इसका कुछ न कुछ हम लोग नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं, कैसे दिए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा त्रिकोणमिति का जो भी सवाल आएगा वर्ग दशम में ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं फिर से, और हम लोग इन जो 6 रेशियो बना है हम लोग का, इन 6 रेशियो का हम लोग नामांकन करते हैं कि कैसे इनका नामांकन हुआ है। तो देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज बना, ये नाम दिए ए, ये नाम दिए बी और ये नाम दिए सी। कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। और कोण बी का जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कर्ण। ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ये आधार हो गया, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। और ये हमारा इस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है। और ये हमारा लंब हो गया, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या है कि हम लोग 6 अनुपात बना है, इन 6 अनुपात को हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरुआत करते हैं इन 6 अनुपात को। देखिए, एक लंब के साथ कर्ण का जो अनुपात बनता है, लंब के साथ कर्ण, लंब के साथ कर्ण का, लंब कर्ण, लंब और कर्ण। और दूसरा अनुपात बनता है लंब के साथ कर्ण हो गया। अब आधार के साथ हम लोग कर्ण लेते हैं, आधार के साथ हम लोग कर्ण को ले लिए। तीसरा हम लोग लंब के साथ आधार ले लेते हैं, लंब के साथ आधार ले लेते हैं। अब देखिए, इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो ये लंब अनुपात कर्ण, ये बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग रहा था और थोड़ा सा कठिन हो रहा था। इसलिए क्या किया है, लंब बटे कर्ण का एक स्पेशल नाम दे दिया है जिसका नाम है साइन। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया साइन थीटा। थीटा क्या है, तो समझने वाली बात है, थीटा एक ग्रीक शब्द है। थीटा क्या है, एक ग्रीक शब्द है और इसका प्रयोग हमेशा कोण के लिए किया जाता है। थीटा का प्रयोग हमेशा कोण के लिए किया जाता है। और हम लोग कोई ना कोई कोण के सापेक्ष में ही बात कर रहे हैं, इसलिए कोण जो है सी यानी कि थीटा कोण की बात कर रहे हैं। तो लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा, इसका पूर्ण नाम यानी कि पूरा नाम होता है साइन। पूरा नाम क्या होता है, साइन। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इसको हम लोग कोस थीटा बोलते हैं और इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, कोसाइन। और लंब बटे आधार इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा। और इसका पूरा जो रूप होता है वो होता है टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। और देखिए, जो हम लोग 3 रेशियो अभी देखे हैं, इन तीनों को उलट देने से हमारा और 3 रेशियो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ये लंब बटे आधार है, तो आधार को हम लोग लंब के साथ ले लेते हैं, आधार बटे में लंब। तो आधार बटे लंब जो हो जाता है इसको हम लोग कोट थीटा बोलते हैं, कोट थीटा। तो इसको हम लोग, इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और इसके बाद देखिए, ये कर्ण बटे आधार हम लोग इसको उलट देते हैं, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। ये कोस है तो इसको हम लोग सेक बोलते हैं, सेक थीटा। इसको सेकेंड, इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम सेकेंड होता है। और एक लास्ट है कर्ण, लंब और कर्ण का, तो इसको हम लोग उलट देते हैं, कर्ण और लंब का रेशियो ले लेते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे जो लंब हो गया, ये हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको बोलते हैं को सेकेंड, को सेकेंड, को सेकेंड। ये हमारा 6 अनुपात हो गया। और यही 6 अनुपात जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना जो है समझ लीजिए कि 8.1 में आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इसको आप याद रखिएगा। और इसके लिए जो मार्केट में
एक ट्रिक चलता है, वो ट्रिक भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। और आसानी से अगर आप याद करना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 रेशियो है, इन्हीं 6 रेशियो को आपको सीक्वेंस से आपको याद रखना पड़ेगा। इन 6 रेशियो को आपको सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा। तो देखिए हम 6 रेशियो को सीक्वेंस अगर आप याद रख लेते हैं तो समझ लीजिए कि फार्मूला जो है, ट्रिक जो है आपको आसान बना देगा। तो ये ट्रिक है लाल बटे में कक्का। यही ट्रिक आजकल मार्केट में चल रहा है। सीक्वेंस में याद रखेंगे, इसका मतलब हो गया एल से मतलब हो गया लंब, आधार, ए का मतलब हो गया आधार, और के का मतलब हो गया कर्ण। आप इस रूप में याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का। तो इसका काम कैसे होगा, तो ये देखिए ये लंब और कर्ण, यहाँ से इसका रेशियो लेंगे लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का। तो ये लंब और कर्ण को हम लोग साइन याद रखेंगे, साइन थीटा, इसको याद रखेंगे। ये जो आधार और कर्ण है इसको हम लोग कोस थीटा याद रखेंगे, कोस थीटा। और लंब बटे कर्ण जो है इसको हम लोग टेन थीटा याद रखेंगे। और इसको अगर उल्टाएंगे नीचे तरफ से हम लोग, तो इसको कोट थीटा याद रखेंगे, इसको कोसेक थीटा याद रखेंगे, कोसेक नहीं, इसको सेक थीटा याद रखेंगे, सेक थीटा, और इसको कोसेक थीटा। तो अगर हम लोग इसको सीक्वेंस से याद रखें तो ये फार्मूला बहुत ही काम का हम लोग के लिए रहेगा। और बहुत कोई इसको याद इस तरह भी करता है, देखिए लंब को परपेंडिकुलर, आधार बेस, इसको बेस से याद करते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर, और नीचे में कर्ण को हाइपोटेनियस, कर्ण को हाइपोटेनियस, और आधार को हम लोग क्या करते हैं बेस। इसको इस रूप में भी याद रखा जा सकता है। अगर ये हमारा सीक्वेंस में याद है तो इसको इस रूप में भी याद रखा जा सकता है। P/H कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे बेस। देखिए ये है पंडित, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। बहुत कोई इसको ऐसे भी याद रखता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं, इस रूप में भी आप याद रख सकते हैं। समझ लीजिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो प्रश्नावली 8.1 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नावली जो है 8.1 को हम लोग एग्जाम्पल, उनके उदाहरण और चैप्टर के सारे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद और आप सबों को नमस्कार।